हाँ, देखिए आज का टॉपिक है हमारा पोलराइड। पोलराइड ध्रुवण का ही एक टॉपिक है। कल हमने जो वीडियो में बात की थी कि भाई ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसकी कई सारी विधियां हमने आपको बता दी। परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा, द्विअपवर्तन के द्वारा, द्विवर्णता के द्वारा, और अब जो लास्ट टॉपिक था वो था पोलराइड। वास्तव में पोलराइड क्या है? पोलराइड जो है ये प्रकाश को ध्रुवित करने की सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है। व्यापारिक का मतलब क्या होता है? यानी इससे प्रकाश को बड़े पैमाने पर ध्रुवित किया जा सकता है। आप जितना प्रकाश डालोगे दूसरी तरफ ध्रुवित प्रकाश निकल करके जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे आप क्या डाल रहे हो, गेहूं डाल रहे हो किस सहित, भूसे सहित, यानी पूरा उसका पेड़ डाल रहे हो उसमें, किस में, कटर में, और उधर से गेहूं निकल रहे हो, वो अलग निकल रहा है। तो ऐसे ही हम एक तरफ से उस पर क्या डालेंगे, अध्रुवित प्रकाश, और वो प्रकाश आपका बदल जाएगा किसमें, ध्रुवित प्रकाश। तो ये सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है। पोलराइड जो है सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है प्रकाश को ध्रुवित करने की। लेकिन अब होता क्या है इसमें, इस चीज को हमें समझना है। पहली बात, ये एक बड़ी फिल्म होती है। फिल्म का मतलब एक सीट। तो एक बड़ी फिल्म होती है और उसे तैयार कैसे करते हैं? दो कांच की सीटों के बीच में लगा करके उसको तैयार किया जाता है। अब उसमें होता क्या है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं आपके, जैसे आप ले सकते हो हर्पेथाइड, और इनको बोल देते हैं आयोडोसल्फेट ऑफ कुनैन, कुनैन के आयोडोसल्फेट। ये क्रिस्टल है। अब कैसे तैयार कर रहे हैं भाई हम उसको? ये पोलराइड एक क्या है, एक फिल्म है, एक सीट है, और उसको दो ग्लास की, कांच की जो सीटों के बीच में लगा करके उसको तैयार करते हैं। अब तैयार करने का तरीका क्या है? इसमें हर्पेथाइड की क्रिस्टल लिए जाते हैं। हर्पेथाइड को और क्या बोल सकते हैं, कुनैन के आयोडोसल्फेट। और इन क्रिस्टलों को किसी विशेष टेक्निक से, किसी विशेष विधि से उस पर इस तरह से अरेंज किया जाता है कि इनके प्रकाशिक अक्ष एक ही तरफ रहें। यानी ये जो क्रिस्टल है इनको इस तरह से अरेंज किया जाएगा उस पर कि उनके जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक ही डायरेक्शन में रहें। जैसे मान लो आप अगर इसको कह रहे हो कि ये दो कांच की शीटों के बीच में इसको तैयार कर रहे हैं, और अब आपने इसके अंदर उन क्रिस्टलों को ऐसे अरेंज कर दिया है, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ये उनके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर्पेथाइड के जो क्रिस्टल है उनको इस तरह से रख रखा है कि ये उनके एक्सिसों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उनके एक्सिस जो है इस तरह से रख दिए गए हैं। कोई एक विशेष टेक्निक है, उस टेक्निक की हेल्प से आपने इनको इस प्रकार से अरेंज कर दिया है। इसको बोलते हो आप पोलराइड। वास्तव में पोलराइड दो कामों के लिए यूज किया जाता है। पहला काम प्रकाश को ध्रुवित करना, और दूसरा काम उसका संसूचन करना, उसको डिटेक्ट करना। यानी क्या काम है इसको? एक तो ध्रुवित करने का काम है और दूसरा है संसूचित करने का काम, डिटेक्ट करने का काम। डिटेक्ट करने का मतलब होता है ये पता लगाना कि जो दिया गया प्रकाश है वो ध्रुवित है या फिर नहीं है। इस बात का पता भी आप पोलराइड से लगा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। मैं कुछ एग्जांपलों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए भाई आप कह रहे हो कि जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के अंदर विद्युत क्षेत्र, प्रकाश का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं जो कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। लेकिन कल मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र का कोई रोल नहीं होता उसमें, क्योंकि उसकी वैल्यू विद्युत क्षेत्र के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र के कंपनों को ही हम प्रकाश के कंपन बोलते थे, उसी को प्रकाश सदिश हम कहते थे। ठीक है, इसका मतलब हमें विद्युत क्षेत्र के कंपनों की बात करनी है। मान लीजिए हमारी जो
वेव का संचरण हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर ये वाइब्रेशन होते हैं किसके, विद्युत क्षेत्र के। ऐसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे मैं हूं और ये गेट है, मैं इस गेट में से होकर के निकलना चाहूं तो आसानी से निकल जाऊंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए मेरी लंबाई से थोड़ा सा और बड़ा आपने एक डंडा ले रखा है और उस डंडे को ऐसे खड़ा करके ले जा रहे हैं तो वो इस गेट में से आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर उस डंडे को हम गिरा लें ऐसे करके, भाई एक कंडीशन में तो आप ऐसे करके लेके जा रहे हो तो वो गेट से निकल गया, और एक कंडीशन में आप ऐसे करके ले जा रहे हो लेकिन अब उसकी लंबाई ज्यादा है उसकी चौड़ाई से गेट की से, तो वो क्या हो जाएगा, गेट में अटक जाएगा। बात समझने की कोशिश करना। ऐसे ही अब इनके ऑप्टिकल एक्सिस आपने इस तरह से कर दिए गए हैं। अब प्रकाश के ऐसे कंपन, ध्यान देना जरा बात को, प्रकाश के ऐसे कंपन जो ऐसे जाएंगे वो तो पार निकल गए, लेकिन जो ऐसे जाएंगे अब वो पार नहीं निकलेंगे। और मैं तुम्हें एक और सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्रिस्टल लिया, टूरमैलीन का क्रिस्टल, और क्रिस्टल की एक अपनी प्रकाशिक अक्ष होती है, या उसको भी छोड़ो, चलो आपने एक लकड़ी का बोर्ड ले लिया और लकड़ी का बोर्ड लेकर के, ये एक लकड़ी का कोई बोर्ड है और इसमें आपने एक बीच में होल कर दिया है, ऐसे कर ये होल कर दिया है, ठीक है। अब इस होल में से हम ऐसे लेके जा रहे हैं, निकल जाएगा, लेकिन ऐसे लेके जाएंगे नहीं निकलेगा, रोक दिया जाएगा। बात समझ रहे ना। ऐसे एक और चीज ध्यान दीजिए, अब ये इसी तरीके से है। अब हमने क्या किया, ये ऐसे न रख करके ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मान लो ये जो हमारा फ्रंट है ये इस तरह से न रख करके ऐसे रखा हुआ है, और आपने क्या किया, एक रस्सी, एक कोई फिक्स जगह ले ली और इसमें एक रस्सी बांध दी है, और वो जो रस्सी है, रस्सी इसके अंदर से होती हुई और ऐसे करके पार निकल करके आ रही है, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं। रस्सी इसके अंदर से होके आ रही है, इसके अंदर से, केवल इसके अंदर से, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है तो उसके बीच में से होकर के निकल के आ रही है। अब आपने क्या किया, इस रस्सी में एक किंक किया, किंक का मतलब एक झटका सा दिया, और झटका जो दिया वो ऐसे दिया, तो ऐसे दिया तो इसमें एक वेव तरंग पैदा हुई, और रस्सी जो है, समझ गए थे बात को, रस्सी थोड़ी सी ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ रही है, जो किंक है वो उसमें से अंदर होते हुए निकल के उधर चला गया। तो किंक चला गया ना, क्यों चला गया, क्योंकि जो किंक था वो उस होल के पैरेलल है, तो उसमें से होके पार निकल गया। लेकिन इसी रस्सी में अगर अब की बार मैं किंक करूं और वो ऊपर नीचे न करके ऐसे करके करूं, तो जब ऐसे करके करूंगा तो वो जो किंक जाएगा ऐसे करके वो यहां जाकर के अटक गया, अब इससे आगे वो किंक नहीं जा सकता। तो वही तो प्रकाश में है भाई। प्रकाश में ये रस्सी हमें दिख रही है, लेकिन प्रकाश में विद्युत क्षेत्र सदिश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में प्रकाश में जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वो ऐसे ही तो कंपन कर रहा है जैसे रस्सी कंपन कर रही है। तो अगर वो कंपन उसमें से होकर के ऐसे करके जाएंगे पार निकल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे करके गए तो पार नहीं निकलेंगे। लेकिन सामान्य प्रकाश में आप क्या बताते हो भाई, सामान्य प्रकाश में आप बताते हो कि जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें कंपन जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में और सभी दिशाओं में होते हैं। सामान्य प्रकाश का मतलब मैं अध्रुवित प्रकाश की बात कर रहा हूं, उसी को तो सामान्य प्रकाश कहते हैं। तो हमारा जो सामान्य प्रकाश होता है, मान लो तरंग इधर संचरित हो रही है और अब इसमें जो कंपन है वो सभी संभव दिशाओं में होते हैं, इसका मतलब सभी संभव दिशाओं में है, और आप उसको इस पोलरॉइड से होकर के निकाल रही हो, तो पोलरॉइड केवल उन्हीं कंपनों को जाने देगा जो इनके प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगे, यानी इसके जो समांतर होंगे वो वाले कंपन तो इसमें से पार निकल जाएंगे उधर, बाकी के सारे कंपन जो होंगे वो इसके द्वारा रोक दिए जाएंगे, जैसा कि आपने इस चीज में समझा उस बात में। समझ गए ना। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। पोलरॉइड क्या कर रहा है, पोलरॉइड केवल उसकी प्रकाशिक अक्षों, किसकी प्रकाशिक अक्ष, वो जिनसे बना हुआ है, तो अब तो पोलरॉइड की ही प्रकाशिक अक्ष कहेंगे उसको, ध्रुवण अक्ष भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके समांतर जो कंपन होंगे वो तो उसमें से पार निकल जाएंगे, और समांतर के अलावा अगर लंबवत होंगे तो वो पार नहीं निकलेंगे, और लंबवत के अलावा किसी एंगल पर है तो फिर उसका कोई कंपोनेंट निकल सकता है। कंपोनेंट जानते हो ना, किसी भी एंगल पर कंपोनेंट निकालते हैं हम, तो वो थोड़ा बहुत निकल जाएगा, बाकी जो 90 डिग्री वाले होंगे वो रोक दिए जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है पोलरॉइड का। ये एक सीट है, इस सीट पे जैसे ही प्रकाश डालोगे
जो कंपन इनके समांतर होंगे वो पार चले जाएंगे और जो समांतर नहीं होंगे वो रोक दिए जाएंगे। इसका मतलब उधर जो आपको प्रकाश प्राप्त होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें दिखाना चाहते हो इसको थोड़ा सा फिर वैसे बनाना, ऐसे लगे हमें कि वो प्लेन जो है हमारा किस तरह का है, वर्टिकल प्लेन में रखा है, ऐसे करके रखा है, सही है ना। ऐसे देखते हैं तो सामने से ऐसे लग रहा है जैसे इस प्लेन में रखा है, लेकिन हम इस तरह के प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इस प्लेन में अगर ये रखा है, ये आपका पोलराइड हो गया और ये ऐसे प्लेन में रखा है। अब इस पर कोई प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए ये हमारा प्रकाश है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को आप सामान्य प्रकाश भी कह सकते हो, ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है इस पर, अध्रुवित प्रकाश इस पर आया। अब इसके पार की अगर बात करें तो इसके पार जो निकल के जाएगा वही कंपन जाएंगे जो इन लाइनों के क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी ये वाले कंपन आ जाएंगे, बाकी और कोई कंपन अब इधर दिखाई नहीं देगा। बताइए बात समझ। और ये आपका प्रकाश हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इस तरह से अब तो क्या है, कितना भी प्रकाश डालते चले जाओ इस पे, उस साइड में जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा, वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। तो वही बात हो गई ना, बड़ा सस्ता हो गया ये तो। और व्यापारिक पैमाने का मतलब होता है, व्यापारिक स्तर का मतलब है जितना चाहो उतना। भाई एक तो होता है हम कोई चीज पैदा कर रहे हैं खेत में अपने यूज के लिए, एक क्रिया में मिर्च लगा दी, एक छोटी सी क्यारी में टमाटर लगा दिए, तो अपने यूज के लिए कर रहे हैं। एक है कि भाई हमने 20 बिया टमाटर कर रखी है, 40 बिया लौकी कर रखी है, तो वो व्यापारिक स्तर पर काम किया, सही है ना। उतना थोड़ी हम खा लेंगे, तो बेचने के लिए। तो अब ये जितना प्रकाश डालोगे उतना प्रकाश ध्रुवित होता चला जाएगा। तो ये सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है प्रकाश को ध्रुवित करने की, पोलराइड। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने दो चीजें लिखी कि भाई इस पर जो प्रकाश आएगा वो एक तो ध्रुवित हो जाता है, दूसरा हम कहते हैं संसूचित करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास जो प्रकाश है वो ध्रुवित है या नहीं है। देखिए हम आंखों से पता नहीं लगा सकते, हम आंखों से देख के किसी प्रकाश को ये पता नहीं लगा सकते कि ये ध्रुवित है या अध्रुवित है। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी कंपन दिखते हैं। प्रकाश के अंदर जो कंपन है, प्रकाश सदिश के विद्युत क्षेत्र सदिश ई के कंपन है, वो हमें थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कैसे पता चलता है? उसका पता भी हम पोलराइड से ही लगाते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें दो पोलराइड यूज करते हैं। हालांकि एक पोलराइड से भी काम किया जा सकता है, लेकिन दो पोलराइड को लेकर के आप पूरी तरह से, क्योंकि पहला पोलराइड हमारे जो प्रकाश होगा उसको क्या कर देगा, ध्रुवित कर देगा, और दूसरा फिर उसका पता लगा लेगा कि भाई उसकी सिचुएशन क्या है। तो जब दो पोलराइड आप यूज करोगे तो दोनों पोलराइडों में से एक को तो कहते हैं ध्रुवक। पहला जो पोलराइड आप लोगे जिस पर प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश जिस पर सीधे आएगा, जैसे अध्रुवित प्रकाश इस पे आ रहा है तो ये काम करेगा ध्रुवक का। ध्रुवक का मतलब पोलराइजर का। पोलराइजर से मतलब ये प्रकाश को ध्रुवित करने का काम कर रहा है। अब आपने सामने एक और पोलराइड लगा दिया, मान लीजिए इसी में आगे मैं एक और पोलराइड दिखा देता हूं। ये तो समतल ध्रुवित हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसी पर आगे हमने एक और पोलराइड लगा दिया, एक और पोलराइड शीट आपने यहां पे लगा ली, और उस शीट के प्रकाशिक अक्षों को आप कैसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये तो पोलराइड है, आप उसको टर्न कर सकते हो। भाई जैसे ये है हमारा पोलराइड, अब ये अक्ष ऐसे करके है, अब इसको मैं घुमाना शुरू कर दूं तो प्रकाशिक अक्ष तो टर्न होना शुरू हो जाएंगे ना। मान लीजिए आपने इस तरह से घुमा दिया उसको, तो अब की बार उसके प्रकाशिक अक्ष ऐसे आते हैं। तो पहला जो होता है, जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने का काम करता है, उसको कहते हैं ध्रुवक, पोलराइजर। और जो ये पता लगाता है कि ये प्रकाश हमारे पास जो आ रहा है वो ध्रुवित है या नहीं है, क्योंकि अब ये प्रकाश आ रहा है, वैसे ये प्रकाश कैसा है, समतल ध्रुवित है, लेकिन अब ये पता लगाएगा उसका कि है या नहीं है। तो पता लगाने वाले को कहते हैं एनालाइजर, यानी विश्लेषक। तो ये तो हो गया ध्रुवक और वो हो जाएगा विश्लेषक। तो ये तुम्हें दोनों का ध्यान रखना है। कभी कभी हो सकता है न्यूमेरिकल में इसी तरह के नाम लिया जाएगा, ध्रुवक और विश्लेषक। तो ध्रुवक का मतलब पहला पोलराइड जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने का काम कर रहा है, और दूसरा जो उसका पता लगाने का काम कर रहा है, ठीक है, उसको एनालाइजर कहेंगे, उसको विश्लेषक कहेंगे।
अब आइए बात, अब ध्यान दीजिए, फिलहाल की कंडीशन में बताइए यहां पर प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रकाश है उसमें सभी दिशाओं में कंपन नहीं है, वो तो सीमित कर दिए गए, वो समतल ध्रुवित प्रकाश है, उसके जो कंपन है एक निश्चित दिशा में कर दिए गए हैं, वो भी इनके समांतर वाली दिशा। अब लेकिन इसके जो अक्ष है, नहीं आएगा। इसके जो प्रकाश के अक्ष है वो ऐसे बने हुए हैं, अब ऐसे बने हुए हैं और ये ऐसे जा रहा है और वो आपके ऐसे हैं, उसको पार नहीं जाने देंगे। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया इस केस में। इस केस में ये उन्हीं कंपनों को जाने दे रहा था जो इसके साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे, सही है, तो 90 डिग्री का हो गया। तो अब यहां पर कोई प्रकाश आपको प्राप्त नहीं होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ये भी चीज, इसका मतलब ये प्रकाश डेफिनेटली ध्रुवित है, क्योंकि अगर अध्रुवित प्रकाश होता तो अध्रुवित प्रकाश में तो सभी दिशाओं में कंपन होते हैं भाई। अगर आपका प्रकाश केवल अध्रुवित होता, अध्रुवित प्रकाश होता तो उसके तो जो कंपन है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है और वो भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में। और अब आप यहां पोलराइड ले रहे हैं, पोलराइड मान लो आपने ये करके दिया इस केस में, और अब आप इधर वाले प्रकाश को देख रहे हो तो ये वाला कंपन पार निकल गई, यानी प्रकाश समतल ध्रुवित हो गया। लेकिन अब आपने क्या किया, इस पोलराइड को घुमाना शुरू किया। जब आप इस पोलराइड को घुमाना शुरू करोगे तो अब भी इतने ही कंपन उधर निकलेंगे, प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप सोचोगे कि सर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो कंपन है ना, ये सभी दिशाओं में है, सभी दिशाओं में है ये कंपन, और जैसे जैसे आप उसे घुमाते जाओगे वो उसी दिशाओं के कंपनों को पार निकालता चला जाएगा, सही है ना भाई? यहां पर जो कंपन है वो सभी दिशाओं में है। अब आप उसको घुमाने की बात कर रहे हो, अब उसको जब घुमाते जाओगे तो कुछ ना कुछ कंपन तो उसके समांतर रहेंगे, तो जो कंपन उसके समांतर होंगे वही कंपन वहां पे पार निकलते रहेंगे। तो अगर ये प्रकाश हमारा अध्रुवित है, अध्रुवित प्रकाश है, और हम एक पोलराइड लें और पोलराइड को घुमाना शुरू कर दें और निर्गत प्रकाश को देखें, अब मैं जो बात बता रहा हूं वो आपको प्रकाश को ध्रुवित करने की नहीं बता रहा, क्योंकि प्रकाश को ध्रुवित करने वाली बात तो मैं यहां पे क्लियर कर चुका था कि भाई प्रकाश ध्रुवित कैसे होता है, पोलराइड की हेल्प से। अब मैं बात कर रहा हूं संसूचन करने की, उसको डिटेक्ट करने की, कि दिया गया प्रकाश हमारे पास जो है वो ध्रुवित है या अध्रुवित है, इस बात का पता लगाने की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने क्या किया, हमने एक पोलराइड लिया और ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है, और अध्रुवित प्रकाश को हमने इसके ऊपर डाला, और हम जो निकलने वाला प्रकाश है उसको देख रहे हैं, उसको देखते जा रहे हैं और इस पोलराइड को घुमाते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसकी तीव्रता जैसी है वैसी ही बनी हुई है। इसका मतलब दिया गया प्रकाश डेफिनेटली अध्रुवित है। क्यों है अध्रुवित? क्योंकि जब आप पोलराइड को घुमाओगे, इसमें तो जो कंपन है वो सभी दिशाओं में है, और जब पोलराइड को घुमाएंगे, और वो भी मैंने कहा था सममित रूप से होते हैं, समान रूप से होते हैं सभी दिशाओं में कंपन। इसका मतलब जब पोलराइड से इधर से मान लो 10 कंपन पार निकल रहे हैं, जब थोड़ा सा घुमा दोगे फिर भी 10 निकलेंगे, क्योंकि सभी दिशाओं में बराबर बराबर होते हैं। इसका मतलब निकलने वाले जो वाइब्रेशन होंगे वो लगातार सेम बने रहेंगे, उनकी प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो सेम बनी रहेगी। तो प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना आए तो समझ लो जो दिया गया प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन यहीं पर अगर मान लो तुम्हें दिया गया प्रकाश होता समतल ध्रुवित, ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता आपके पास, और अब आप पोलराइड ले रही होती, तो जब पोलराइड आपका इस कंडीशन में होता तो आपको प्रकाश की तीव्रता यहां मैक्सिमम दिखाई देती, ये मैक्सिमम प्रकाश की तीव्रता दिखाई देती। लेकिन जैसे ही तुम इसको अब घुमाना शुरू करोगे, अब उधर कंपन नहीं निकलेंगे, तो तीव्रता क्या होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जैसे ही ये इस कंडीशन में आ जाएगा ये पोलराइड हमारा, कि इसके कंपन परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसके ऑप्टिकल एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे, यानी इस कंडीशन में आ जाएगा, तो अब आपको यहां पर एक भी कंपन दिखाई नहीं देगा। तो बात को समझने की कोशिश करो, और फिर और घुमा देंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, भाई अभी तो 90 डिग्री से घुमाया है, फिर 180 से घुमाएंगे तो फिर से प्रकाश आ जाएगा, और फिर और 270 से तो फिर 0 हो जाएगा, और फिर 360 से। इसका मतलब ये हुआ आप अगर इसको घुमाओगे एक पूरा चक्कर
तो 2 बार तो तीव्रता शून्य हो जाएगी 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, और 2 बार तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब दिया गया प्रकाश डेफिनेटली समतल ध्रुवित है, क्योंकि ध्रुवित प्रकाश होगा तभी यहां तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है, अदरवाइज तीव्रता में परिवर्तन नहीं हो सकता था। और वो भी परिवर्तन कैसे हो रहा है? जीरो के साथ में, क्योंकि 90 डिग्री पे जब हमारा प्रकाश आ गया तो वो क्या हो जाता है? जीरो तीव्रता उधर दिखाई देती है। इसका मतलब अगर ये दिया गया प्रकाश समतल ध्रुवित है तो हम पोलराइड को घुमाएंगे तो घुमाने पर 2 बार तो तीव्रता मैक्सिमम दिखेगी और 2 बार तीव्रता शून्य दिखेगी, तो हमारा दिया गया प्रकाश डेफिनेटली समतल ध्रुवित है। लेकिन अगर यह अध्रुवित होगा तो ये तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो कंपन है वो सभी दिशाओं के कंपन है, और जैसे जैसे घूमता जाएगा उसी वाली दिशा के कंपन उसमें से पार निकलते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक और चीज समझिए, मान लो दिया गया प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है। आंशिक रूप से ध्रुवित का मतलब है अब जो हमारे पास प्रकाश है उसकी सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन है उसकी कि उसमें समांतर वाले कंपन है, लंबवत वाले कंपन है, लेकिन कम है लंबवत वाले कंपन। अगर पूरे में ऐसे में डॉट लगा देता तो ये तो फिर अध्रुवित प्रकाश हो जाता, लेकिन जब डॉट कम में लगाया है, समांतर ज्यादा को दिखाया, इसका मतलब ये कैसा है? ये आंशिक रूप से ध्रुवित है। अब आप पोलराइड दिखाओ, ये पोलराइड हो गया। अब क्या होगा? अब इधर मान लो कंपन निकल रहे, जो पार दिखाएंगे हमें, जो समांतर वाले कंपन होंगे वो पार चले जाएंगे। लेकिन जब आप पोलराइड को घुमाना शुरू करोगे तो कंपन अब भी दिखाई देंगे उधर, लेकिन अब तीव्रता में कमी होगी, लेकिन तीव्रता जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रकाश तो अध्रुवित है, तो जो प्रकाश अध्रुवित है वो तो पार निकलेगा। लेकिन अगर पूरी तरह से अध्रुवित होता तो तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता, वहां पे हमेशा कंपन समान बनी रहती। लेकिन आंशिक रूप से ध्रुवित होगा तो तीव्रता क्या होगी? मैक्सिमम से कम की ओर जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, और फिर मैक्सिमम की तरफ आ जाएगी और फिर कम की तरफ जाएगी। जब आप एक चक्कर उसको पूरा घुमाओगे तो 3 रिजल्ट निकल करके आए। अगर दिया गया प्रकाश कैसा है, इसको संसूचन करने के, उसको डिटेक्ट करने के 3 पॉइंट आपके पास निकल करके आए हैं। यानी प्रकाश के 3 ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो दिया गया प्रकाश आपको पूरी तरह से ध्रुवित हो सकता है, या अध्रुवित हो सकता है, या आंशिक रूप से ध्रुवित हो सकता है। अब आपको करना क्या है? बस आपको पहले उस पोलराइजर को घुमाना है एक चक्कर। अगर एक चक्कर घुमाने में उस पार निकलने वाली तीव्रता को चेक करना है कितनी है तीव्रता। तो तीव्रता में कोई परिवर्तन तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तो दिया गया प्रकाश डेफिनेटली 100% क्या होगा? अध्रुवित होगा। अगर आप पोलराइड को एक चक्कर घुमा रहे हो और उसको देख रहे हो, तीव्रता क्या है? पहले तो मैक्सिमम दिखाई दे रही है, फिर कम होकर के जीरो हो जाती है, और एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार जीरो हो जाती है, तो डेफिनेटली दिया गया प्रकाश हमारा क्या है? समतल ध्रुवित है पूरी तरह से। लेकिन अगर हमारा पोलराइड को घुमाने पर तीव्रता कम तो होती है, 2 बार कम होती है, 2 बार मैक्सिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, तो दिया गया प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है। तो ये दिए गए प्रकाश को संसूचित करने का हमारे पास एक टेक्निक आ गई कि भाई किस तरीके से हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो ध्रुवित है या फिर ध्रुवित नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक और चीज समझिए। अब बात ये आती है कि भाई पोलराइड का यूज क्या है। पोलराइड के यूज की बात आती है तो सबसे पहली बात तो ये है, जब प्रकाश में सभी दिशाओं में कंपन होते हैं तो वो हमारी आंखों पर जब टकरा के किसी से आता है ना, तो हमारी आंखों पर चकाचौंध डालता है। तो चकाचौंध से बचने के लिए हम पोलराइड का यूज कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह की फोटोग्राफी करना, इस तरह की वीडियोग्राफी करना, जहां पर चकाचौंध की वजह से वहां दिक्कत आ रही है, तो वहां पोलराइड शीट लगा करके कैमरे के ऊपर, या मान लीजिए कोई इमेज बना रहे हो आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेकर के किसी चीज को देख रहे हो, वहां प्रकाश से ही तो दिखती है चीजें, तो वहां भी पोलराइड शीट लगा करके उस चकाचौंध से बच करके क्या किया जा सकता है? इमेज को और अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। दूसरी बात, सामने के वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसकी चौंध से बचने के लिए भी हम पोलराइड का यूज कर सकते हैं। आजकल तो नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो ग्लास में भी थोड़ी सी टेक्निक बदलने लगी है। नहीं, पहले तो ये हुआ करता था कि बाइकों को पकड़ पकड़ करके
पहले पुराने जमाने की अगर आपने कभी राजदूत देखी हो, बुलेट देखी हो, तो बाइकों को पकड़ पकड़ करके उसकी बाइक का जो हेडलाइट होती थी उस पर आधे कलर पे ब्लैक कलर की पट्टी सी कर देते थे, काला कलर का पेंट सा कर देते थे। वो पेंट और कुछ नहीं था, वो पोलेरॉइड था। क्या था वो? पोलेरॉइड था। पोलेरॉइड होने से क्या हो जाता था, कंपन जो चारों दिशाओं में फैलते थे वो एक दिशा में सीमित हो जाते थे, इसलिए सामने वाले को चकाचौंध उससे कम लगता था। और यूज समझिए, जो आजकल 3D फिल्म बनने लगी है, तो 3D फिल्म जो बनने लगी है तो उन्हें देखने के लिए जो चश्मे का यूज करते हैं वो पोलेरॉइड के चश्मे होते हैं, समझ गए ना। तो 3D वाली जो पिक्चर होती है उनको देखने के लिए भी हम पोलेरॉइड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम पोलेरॉइड के यूज को समझ सकते हैं। और पोलेरॉइड किसी भी प्रकाश को ध्रुवित करने का सबसे अच्छा तरीका है। बस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है जो ध्यान रखने कि ये बनाया कैसे जा रहा है, उसमें 2 वर्ड ऐसे आ रहे हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो आप बस उसमें ये बताओगे कि ये एक बड़ी फिल्म होती है जिसे 2 कांच की शीटों में रख करके तैयार किया जाता है। अब क्या कर रहा है इसमें हर्फेथाइट के क्रिस्टल ले रहे हैं हम, जिन्हें कुनैन के आयोडोसल्फेट भी कहते हैं, और नाइट्रोसेल्यूलोज की चादर पर उनको बिछा करके, किस पर बिछाते हैं उनको? नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पर या चादर पर, नाइट्रोसेल्यूलोज की चादर पर उनको इस तरह से फिक्स किया जाता है, इस तरह से रखा जाता है किसी विशेष तकनीक जिससे कि उनके प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो जाएं, ठीक है, उसको कहते हैं पोलेरॉइड। ये है पोलेरॉइड को बनाने का तरीका। एक चीज और समझिए, अगर कभी 2 पोलेरॉइड एक दूसरे के साथ इस तरह से रखे हों जिनके प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसको समांतर अवस्था बोलते हैं। इनको पैरेलल कंडीशन बोला जाता है, इसको समांतर में कहा जाता है। लेकिन अगर वो इस तरह से रखे हुए हैं कि एक पोलेरॉइड के तो कंपन आपके इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और दूसरे पोलेरॉइड के कंपन आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो बीच वाला भाग है ना, इसमें से फिर प्रकाश एक तरह से आपको दिखाई नहीं देगा। इसको क्रॉसित अवस्था बोला जाता है, अंग्रेजी में क्रॉस्ड कहते हैं। क्रॉस्ड का मतलब है इस केस में इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और पैरेलल का मतलब है इस केस में इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो कभी न्यूमेरिकल आएगा कि 2 पोलेरॉइड समांतर रखे हैं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 2 पोलेरॉइड क्रॉस्ड रखे हैं, क्रॉसित रखे हैं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए बात को? इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं मेलस का नियम। वो मेलस का नियम इस बात को बताता है कि किसी पोलेरॉइड से जाने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आने वाले प्रकाश के कंपैरिजन में कितनी हो जाती है, वो उस बात को क्लियर करता है। तो मेलस के नियम को और समझ लीजिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में 2 नियम आपको मिले हैं जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो मैंने कल पढ़ाया था ब्रूस्टर का नियम, और आज एक ये मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या बताता है कि जैसे ये हमारा पोलेरॉइड था, इस पोलेरॉइड पे आने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या है, तो जो निकल करके प्रकाश जाएगा उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, इस बात को मेलस का नियम बताता है। मान लीजिए आने वाला प्रकाश हमारा अध्रुवित प्रकाश है, ये अध्रुवित प्रकाश है, और ये इस तरह से रखा हुआ है, और इससे जो निकल करके जा रहा है वो ये वाले कंपन उसके पार निकल गई, और ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। ये समतल ध्रुवित हो गया। अब अगर हम ये कहें कि जो आने वाला प्रकाश था उसकी तीव्रता थी I0, जो प्रकाश हमारा आ रहा है इस पर उसकी तीव्रता है I0, ठीक है, और जो निकल करके प्रकाश जा रहा है उसकी तीव्रता को माना है I। तो I और I0 में जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं मेलस का नियम।
लेकिन अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रकाश के कंपन और इसके ध्रुवण अक्ष, या उसको प्रकाश अक्ष कह सकते थे आप, यानी ये वाली जो लाइन आपको दिखाई गई है, के बीच के कोण पर। अगर इनके बीच का कोण मान लीजिए थीटा है, तो इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो आई जो निकलने वाला प्रकाश है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल पर डिपेंड कर रहा है। किसके बीच का एंगल? जो हमारे जो प्रकाश उस पर आ रहा है उस प्रकाश की जो एक्सिस है, उस प्रकाश के जो कंपन जिस दिशा में हो रहे हैं, उन कंपनों के और इसके अक्ष के बीच के कोण पर। अगर मान लीजिए हम इस नियम को देना चाहते हैं ध्रुवक और एनालाइजर के लिए, ध्रुवक और एनालाइजर समझ गए होंगे, यानी पोलराइजर और एनालाइजर, एक तो पोलराइज करने का काम कर रहा है, दूसरा उसको एनालाइज करने का काम कर रहा है। तो फिर हम उन दोनों के प्रकाशिक अक्षों के बीच के कोण की बात करेंगे। क्या उन दोनों के बीच का कोण कैसी है? जैसे अब ये मैंने क्रॉसित अवस्था में बताया, जैसे ये बता दिया कि ये तो आपका ध्रुवक है और ये ले लिया ये आपका विश्लेषक है। तो इस समय जो कोण तुम्हें दिख रहा है वो कोण थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी है, तो ये कोण दिख रहा है आपको, इस कोण को आप थीटा करोगे। समझ गए ना? तो वहां पर ये ध्रुवक हो गया, ये विश्लेषक हो गया। तो उस केस में ध्रुवक और विश्लेषक के बीच के कोण की बात की जाएगी। और ध्रुवक और विश्लेषक के बीच के कोण से मतलब है उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण, उनकी प्रकाशिक अक्षों के बीच का कोण, और निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। इसी को बोलते हैं मेलस का नियम। ये मेलस का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई न्यूमेरिकल, और वास्तव में पहले मेलस के नियम पर न्यूमेरिकल पूछा जाता था। जो ये जो पोलराइजर सन वाला जो चैप्टर है हमारा, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें से अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो वास्तव में मेलस के नियम पर ही पूछा जाता था पहले। और अगर छोटा सा क्वेश्चन बनता था तो ब्रूस्टर लॉ पे पूछा जाता था, क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें न्यूमेरिकल के लिए। तो अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन लेकर के उस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले मैं उस प्रकाश की बात करूंगा, क्योंकि जब पोलराइजर और एनालाइजर लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, वो तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज और समझनी है, अगर अध्रुवित प्रकाश किसी पोलरॉइड पे आ रहा है तो निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है। ये मान लीजिए क्वेश्चन ही आपके लिए, ये एक एग्जांपल है कि किसी पोलरॉइड पर अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, ये पोलरॉइड है और इस पर ये एक अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, और अध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता है वो I नॉट है। ये न्यूमेरिकल में बार बार आया करेगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, और वो तुम्हें अपने आप करना है, कोई बताने नहीं आएगा वहां पे। यानी आपको बताया जाएगा कि एक पोलरॉइड के ऊपर और क्या गिर रहा है, अध्रुवित प्रकाश गिर रहा है, तो जो निकलने वाले प्रकाश होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, ये चीज पता लगानी है तुम्हें पहले। अब इसका पता लगाने के लिए मान लीजिए ये तुम्हारा पोलरॉइड है। अब निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, मान लो यहां जो प्रकाश निकल करके आ रहा है वो ये वाला प्रकाश है, और इसकी तीव्रता को आपने मान लिया कितनी है, I। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, हमें लगाना होगा यहां पे I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। I नॉट आने वाले प्रकाश की, इस फॉर्मूले में ध्यान दो, ये जो I होता है ये निकलने वाला प्रकाश है, और ये जो I नॉट है ये उस पे आने वाला प्रकाश है। जरूरी नहीं है कि वो I नॉट ही हो भाई, कहीं दूसरी जगह आए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बार बार पोलराइजर लगाते चले जाए हम 3-4, तो बार बार वो बदलते चला जाएगा ना। तो उस पे आने वाला प्रकाश I नॉट की जगह पे और पार निकलने वाला प्रकाश I की जगह पे। बात समझ गए ना? अब बात को समझिए, अब दिक्कत क्या आ रही है, अब दिक्कत आ रही है इनके बीच के कोण की। भाई इसमें तो कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, ये जो अध्रुवित प्रकाश होता है इसमें तो कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। अब कोण कैसे, कौन सा लिया जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। यानी इसको एक पूरा चक्कर घुमाएं तो क्या सिचुएशन बनती है, उसके लिए एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। तो हमें क्या होगा, इसमें cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू जो cos स्क्वायर थीटा की यहां रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी तीव्रता निकल करके आएगी। और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, वास्तव में वो फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर में। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है
अगर आप फंक्शन की fx कोई फंक्शन है तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालिए तो पहली बात तो उस पर बार लगा देते हैं, बार का मतलब मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और इक्वल हो जाता है इंटीग्रल fx dx, या मान लो टाइम का फंक्शन है ft मान लीजिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम के फंक्शन के रूप में लेते हैं, तो फिर ft और dt अपॉन इंटीग्रल dt। और पूरे चक्कर की बात करते हैं तो पूरे चक्कर में लिमिट लग जाती है 0 से टाइम पीरियड, तो 0 टू t और 0 टू t। लेकिन अगर आप cos स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल cos स्क्वायर थीटा d थीटा और 0 टू 2 पाई, एक चक्कर के लिए एंगल, और अपॉन में इंटीग्रल d थीटा और 0 टू 2 पाई। तो ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एक तरह से आपको यहां मेन काम है cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल सॉल्व करना, और cos स्क्वायर थीटा हो या sin स्क्वायर थीटा हो, इंटीग्रल सॉल्व करना आप जानते ही हो, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से ब्रेक करके ही उसको सॉल्व किया जाता है। और आप उसको जब सॉल्व कर लोगे तो cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2। करके देख लेना घर पर, और अल्टरनेटिव करंट में तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बार बार किसी न किसी का हमें एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ा करेगी, तो यही फॉर्मूला हमारा काम करेगा। तो कुल मिलाकर के I कितना हो जाएगा, I नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/2, दैट इज I इक्वल टू I नॉट बाई 2। तो अब ये रिजल्ट आ गया, एक आप इस रिजल्ट का यूज किया करोगे। काय चीज का रिजल्ट आया ये कि अगर कभी अध्रुवित प्रकाश आ रहा है किसी पोलराइड पे तो निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता जस्ट आधी हो जाया करेगी। I नॉट है तो I नॉट बाई 2, अपने आप किया करोगे आप उसको, I नॉट है तो I नॉट बाई 2, समझ गए। बाकी जो भी काम करना वो मेलस के नियम से अपने आप हो जाएगा। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूं अभी, और उसमें थोड़ा सा हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए, आप उस बात को भी समझ जाओगे। तो एक रिजल्ट इसको भी ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लेके चल रहे हैं, न्यूमेरिकल दे रखा है भाई, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको जरा। एक पोलराइड की पारदर्शी प्लेट उसी प्रकार के एक अन्य प्लेट पर इस प्रकार रखी है कि इनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों प्लेटों का, पोलराइड की दोनों प्लेटें और उनके बीच का कोण दे रखा है आपको, यानी हमें क्वेश्चन में जो गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ध्रुवण दिशा कह दे या प्रकाशिक अक्षों के बीच का कोण कह दे, एक ही बात है। तो 30 डिग्री का कोण बनता है। प्लेटों के इस युग्म में से एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। कैसा प्रकाश आ रहा है, अध्रुवित प्रकाश। दो प्लेट रखी है, एक प्लेट मान लो ये है और इस प्लेट की ऐसे डायरेक्शन दिखा दिया आपने, लेकिन जो दूसरी प्लेट रख रहे हो वो दूसरी प्लेट जो है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 30 डिग्री का एंगल यानी इसके साथ ऐसे लगभग 30 होगा, तो आप ऐसे करके दिखा दीजिए। समझ गए ना बात को। अगर आप इस लाइन को ऐसे ले रहे हैं, इस लाइन को ऐसे ले रहे हैं, तो लगभग एंगल आपका कितना दिख रहा है, 30 डिग्री जैसा दिख रहा है। सही है ना। अब नापा तो है नहीं हमने, बस एक आइडिया बताया है आपको कैसे होता है। इसका मतलब यहां पे अध्रुवित प्रकाश डाला जा रहा है, ये अध्रुवित प्रकाश डालने की बात कर रहा है। तो कह रहा है प्लेटों के इस युग्म में से एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। निर्गत प्रकाश तथा आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ये जो अध्रुवित प्रकाश आ रहा है इसकी तीव्रता और जो निर्गत यहां से जो निकल के जाएगा उसकी तीव्रता का अनुपात निकालने की बात कर रहा है। इसका मतलब मान लो ये जो प्रकाश आ रहा था इसकी तीव्रता थी I नॉट, ध्यान देना जरा। और अब I नॉट का यहां पे निकलेगा पहले तो, और फिर यहां निकलेगा। इसको मैंने मान लिया यहां निकलने वाले प्रकाश को I1, और फिर यहां निकलेगा उसको मान लिया I2। अब ध्यान देना बेटा कैसे करते हैं स्टेपों में। तो सबसे पहले तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जब अध्रुवित प्रकाश पहली बार किसी पोलराइड पे आएगा तो तुरंत जो निकलने वाली तीव्रता होती है वो जस्ट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये चीज तो अब तुम्हें ध्यान रखनी है, उसका कॉन्सेप्ट का यूज करना है। इसका मतलब तुरंत लिख दोगे आप I1 इक्वल टू I नॉट बाई 2। अच्छा पूछा क्या, ये भी समझो। पूछ रहा है आपको I नॉट और निकलने वाले प्रकाश I2 का रेशियो। ऐसा हो सकता है I2 अपॉन I नॉट पूछा हो, वो मैंने अभी देखा नहीं है ठीक से, मैं एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। रेशियो पूछा है, निर्गत प्रकाश पहले कह रहा है और आपतित अध्रुवित प्रकाश बाद में कह रहा है। इसका मतलब वास्तव में ये चीज भी ध्यान देनी होती है एग्जाम में। कभी कभी आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सब कुछ सही है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस था, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि केवल जो रेशियो पूछा था
आपने बस एक छोटी सी गलती कर दी, ये नहीं ध्यान दिया कि पहले किसका नाम दे रखा है, क्योंकि रेशियो तो भाई वो जैसे कह रहा है कि इसका इसके साथ, तो जिसका नाम पहले रहेगा उसको ऊपर रखोगे, बाकी जिसके साथ निकालना उसको नीचे रखोगे, और तुमने बस एक छोटी सी चूक कर दी, जल्दबाजी में आप निकाल के चले गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो, ये जरूर क्लियर हो जाए कि जब भी रेशियो पूछा जाए तो पहले किसका नाम दे रखा है। तो पहले उसने नाम दे रखा है आपके निर्गत वाले की बात कर रहा है, तो I2 अपॉन I0 का रेशियो पूछ रहा है। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो I1 की वैल्यू तो भाई हमारी आ गई। अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अब यहां पर जो प्रकाश आएगा उसकी सिचुएशन तो ये वाली होगी ना, इसके पैरेलल ही तो होगी। इसका मतलब अब इसके कंपनों के भी साथ इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को भाई, इसके साथ एंगल 30 डिग्री था, तो ये कंपन भी तो ऐसे ही निकले इसी की डायरेक्शन वाले, तो एंगल 30 डिग्री है। तो अब I2 की वैल्यू निकालोगे मेहनत के नियम से, तो I2 इज इक्वल टू I1। क्यों I1? क्योंकि इस पे तो आने वाला प्रकाश I1 है ना, तो I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब I1 की वैल्यू लगा लो, I1 की वैल्यू कितनी आई है, I0 अपॉन 2। तो I2 इज इक्वल टू I0 अपॉन 2 cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2, लेकिन स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कर दोगे तो 3/4, और 3/4 आगे चल के हमें चाहिए I2 अपॉन I0, तो I0 को अपॉन में ले आओ, तो I2 अपॉन I0 इज इक्वल टू 3/8। तो जो रेशियो आना था वो 3/8। अब आप क्वेश्चन करके देखना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, बस थोड़ा जैसे कह रहा है वैसे आप करो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट।